भारत ही नहीं, उपभोक्ताओं की समस्याएं पूरे विश्व में लगभग एक जैसी हैं। भारत देश हमेशा से हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी 5 दशक पहले अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का गठन हुआ और आज देश के लगभग हर भाग में ग्राहक पंचायत उपभोक्ता संरक्षण का कार्य कर रही है। आप सभी को नमस्ते। मंच पर उपस्थित माननीय दिनेश जी, ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, श्रीमान दीपक मोहंती जी, श्रीमान स्वपन दास गुप्ता जी और प्रांत के ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष पंकज जी और अन्य सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित ग्राहक पंचायत के सभी कार्यकर्ता भाई बहनें, सभी को नमस्ते। बहुत सारे विषयों पर बात हुई है और ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में भी माननीय दिनेश जी ने बिल्कुल सटीक शब्दों में उन्होंने आपका मार्गदर्शन भी किया है। और जो बंगाल से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर श्रीमान अनिंद जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारे मुद्दे रखे हैं और अन्य वक्ताओं के बोलने में भी काफी सारे विषय आए हैं। तो मूल रूप में ग्राहक पंचायत की जो कल्पना है, मैं मानता हूं कि स्थापना से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो, जो भी व्यापार हो या जो भी एक ग्राहक के रूप में हम कोई भी सेवाएं वस्तुएं लेते हैं या उसका जो भी व्यापार होता है वो प्रामाणिकता से हो, शोषण से मुक्त हो और ग्राहक के लिए जो भी अपेक्षित सुविधा है उसके अनुसार हो। और ये केवल न्यायालय और सरकार और व्यवस्था पर न छोड़ते हुए इसके लिए जो भी पीड़ित शोषित होगा, जो भी उस परिस्थिति में जूझता होगा, उसकी सहायता करने की दृष्टि से ये अपना संगठन सतत रूप से कार्य कर रहा है और लगातार इतने वर्षों से पूरे देश में इस संदर्भ में एक उदाहरण बन गया है ग्राहक पंचायत और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और बंगाल में हम जानते हैं कि किस तरीके की विपरीत परिस्थिति है, उस विपरीत परिस्थिति में भी आपने ग्राहक पंचायत का कार्य खड़ा करने का प्रयास किया है। इतने सारे लोगों ने अभी मुझे बताया कि पिछले 1-2 वर्षों में काफी नए लोग बहुत अच्छे तरीके से लगातार ग्राहक पंचायत की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हर जहां जहां इकाई बन रही वो लोग लगातार कोई ना कोई प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। ये बात सही है कि ग्राहक पंचायत और ग्राहक के जो भी विषय होंगे उसके लिए सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, सरकार की हर व्यवस्था से प्रश्न पूछना चाहिए। केवल ये वस्तुओं का विषय नहीं है। तो वास्तव में जितनी भी सेवाएं हैं वो सरकारी माध्यम से आती हो या गैर सरकारी माध्यम से निजी क्षेत्र से आती हो, उन सब सेवाओं के बारे में हर नागरिक का एक अधिकार है और इसलिए उन सेवाओं के बारे में जहां भी कोई कमी दिखती है उसके बारे में प्रश्न उठाना
ये एक नागरिक कर्तव्य है। इसलिए मैं आजकल संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त पंच परिवर्तन की बात हो रही है और उसमें जो एक 5वां मुद्दा है नागरिक कर्तव्य का, मैं मानता हूं कि ग्राहक पंचायत उस नागरिक कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी उसका प्रत्यक्ष एक रूपांतर है ये ग्राहक कर्तव्य बोध का, कि हर ग्राहक को अपने सजग रहना चाहिए और नागरिक के नाते हमें ऐसी समितियां बनाकर नागरिक कर्तव्य के नाते उस बोध के साथ हरेक को न्याय मिले इसलिए सक्रिय होना चाहिए। तो उसके कई उपाय होंगे, उसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय अपने ग्राहक पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है और उस दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकारों से भी प्रश्न पूछना ही चाहिए और विशेषकर विपरीत परिस्थिति में तो ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है। सामान्य परिस्थिति में लोगों के पास सामान्य उपाय भी उपलब्ध होते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी में, हर एक प्रशासन की हर व्यवस्था में उनका अपना भी एक ग्रीवियंस सेल होता है। जो ग्रीवियंस सेल लोगों की जो भी उसके बारे में जो भी लोगों का कहना होगा, कोई भी कंप्लेंट होगी, ग्रीवियंस होगा, सुनने के लिए सेल्फ रेगुलेशन की हर जगह व्यवस्था होती है। सरकारी तंत्र में भी होती है, निजी तंत्र में होती है, मीडिया में वो व्यवस्था होती है। अभी नई सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी वो व्यवस्था बनाने का प्रयास चल रहा है। ये व्यवस्था होती है और अपेक्षा ये होती है कि उन व्यवस्थाओं के माध्यम से ही ये जो भी आपके पास जो भी कंप्लेंट आ रही है उसको सही तरीके से वो ले और लोगों को न्याय देने के लिए स्वयं ही प्रयास करें। परंतु मुझे लगता है कि हो सकता है कि अन्य कई प्रांतों में आपके पास 50% ही विषय आते होंगे, क्योंकि कई सारी बातें वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो होती है सरकार की या निजी क्षेत्र की, वो स्वयं ही इसके बारे में अपने निर्णय करती होगी। परंतु जहां तक बंगाल की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तो सरकारी तंत्र से जो सेल्फ रेगुलेटरी जो भी सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स तो एक तरीके से उसका फेल्यूर हुआ है, मतलब वो व्यवस्थाएं उस तरीके से काम नहीं कर रही है। और इसलिए जितने भी तंत्र है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस अधिकारी के पास जाते हैं, उस संबंधित डिपार्टमेंट में जाते हैं, उस संदर्भ में कोई और आगे बात बढ़ी तो आप पुलिस के पास जाते हैं। ये सारे जो तंत्र आपके पास उपलब्ध होते हैं, या कोई ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप लोग कुछ बोलते हैं तो आप प्रचार माध्यमों में जाते हैं। तो ये कई सारे जितने भी तंत्र उपलब्ध है, उस तंत्रों में बहुत सारी बाधा बंगाल में उत्पन्न हुई है और वो सारे माध्यम जो है वो जिस तरीके से प्रभावी रूप से उपलब्ध होने चाहिए थे, वो उस तरह से उपलब्ध नहीं है। और कई लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई आपके अधिकार क्या है, कौन सी सेवाएं आपको कैसी मिलनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी जानने का भी जो अधिकार है, इंफॉर्मेशन समझना, या जो तंत्र का कर्तव्य है कि वो जानकारियां लोगों तक सतत रूप से सिंपल फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाने का सतत प्रयास करना, तो इसका भी बहुत बड़ा अभाव है। यानी कई बातें तो लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा ये भी हमारा अधिकार है, या ये भी हमारे लिए ही सेवाएं हैं, या हमारे लिए ये व्यवस्था है, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। और इसलिए यहां पर तो आपको लोगों को जानकारी देने से भी काम करना है कि भाई ये व्यवस्था है, ये आपके लिए बना है, ये आपके अधिकार है, ये आप तक आना चाहिए, ये सरकार के कर्तव्य है या इस तंत्र के कर्तव्य है। ये बात भी लोगों से ध्यान में नहीं है। कई लोगों के बरसों से लोगों को इन जानकारियों से दूर रखा गया है। इस कारण से कई लोगों को लगता है कि यही है, ये मेरा नसीब है, ये शायद मेरे ऊपर अन्याय है कि नहीं, इसके बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते।
और इसलिए मुझे लगता है कि काम थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कठिन है, परंतु कार्य अत्यंत आवश्यक है, कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जैसे होता है ना कि जब परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें हरेक का कर्तव्य का दायरा भी बढ़ जाता है, हरेक के कार्य का भी दायरा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग भी यहां ये समझिए कि आपका दायरा केवल वस्तुओं के खरीद और उसमें हुए अन्याय शोषण तक सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड आपका, उसके पार आपका दायरा है एक। और जो आपके क्षेत्र में ही बातें आती है उस पर भी लोगों को न्याय कैसा मिले और लोग न्याय के लिए कंप्लेंट करें, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से एक भय का वातावरण है और किस तरीके से एक वातावरण है जिसमें लोग न्याय मांगने के लिए भी आगे आना अपने आप में एक आसान बात नहीं है। और इसीलिए संगठन की जरूरत होती है, एक संगठन जो मजबूती के साथ, ऐसा संगठन जो अडिग रहेगा, मतलब जो किसी भी परिस्थिति में झुकेगा नहीं, समझौता नहीं करेगा, लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, लोगों के साथ। मुझे लगता है कि इस दौर में इस दृष्टि से ग्राहक पंचायत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस दृष्टि से अपने जितने भी हमारे पास साधन है उनका उपयोग करते हुए हमारे इस मिशन को, हमारे इस कार्य के जो उद्देश्य है या जो कार्य हम लोगों ने जिसका संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए हर माध्यम का उपयोग हमें करना पड़ेगा। और उस दृष्टि से जब हम वो सारे दृष्टि से हम उपयोग करना चाहते हैं तो जितने प्रकार के आयाम हैं, जो अभी यहाँ पर आ रहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बहुत सारी ऐसी सेवाओं के संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न हैं और इसलिए इसका एक व्यापक अभियान की जरूरत है। मतलब एक जो हमारे पास कंप्लेंट आएगी उसको एड्रेस करने तक सीमित रहने से वो दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए स्वयं होकर ढूंढना पड़ेगा कहां क्या हो रहा है और स्वयं होकर उसके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसलिए इसका एक स्वरूप जो है हमें एक अभियान जैसा स्वरूप बनाना पड़ेगा कि हम स्वयं ही जा रहे, हम ढूंढ रहे, लोगों को समझा रहे कि भाई आपके साथ ये हुआ है, आपको इस तरीके से इसमें आगे जाना चाहिए। आगे जाने के लिए जो भी टेक्निकल आपको जो भी सहायता चाहिए वो हमारी उपलब्ध है और बाद में जो भी इसके संदर्भ में जानकारी, मार्गदर्शन, सपोर्ट हमारा उपलब्ध है। और इस तरीके से एक अभियान के स्वरूप में, इसलिए मुझे लगता है कि आज के समय में इस तरीके का अभियान करना, ये नागरिक कर्तव्य बोध से लोगों को न्याय दिलाने के लिए ग्राहक पंचायत के द्वारा ऐसा एक अभियान, न्याय का अभियान करना अत्यंत आज की महत्वपूर्ण बात है और आज की अत्यंत आवश्यक बात है। तो उस दृष्टि से थोड़ा सा हम लोगों को इस सारे विषय की तरफ देखने की जरूरत है। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि लोकतंत्र में दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जैसे लोकतंत्र में चुनाव होना, राजनीतिक दल बनना, सरकारें बनना, पार्लियामेंट बनना, असेंबली बनना, ये जितना महत्वपूर्ण होता है और इलेक्शन कैंपेन होना ये जो महत्वपूर्ण होता है, परंतु उससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि लोकमत बनना। अन्यथा लोग वोट करते हैं, सरकारें बनती है, परंतु किसी विषय अनेक लोगों का मन बनना और लोगों का जो कॉन्शियस का लेवल है या एक जागरूक समाज, ये लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। और सामान्यतः ऐसा होता है कि जो लोगों की सेवा के रास्ते लोगों सत्ता में आना चाहते हैं उनकी भूमिका अलग होती है, लेकिन जो दूसरे रास्तों से अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं वो लोकमत परिष्कार नहीं करते, वो लोकमत का जागरण नहीं करते, वो लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं ताकि लोग डरे रहे, लोग अंधेरे में रहे और लोग कुछ बोले नहीं। और जिन्हें एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करना है वो लोगों को
जानकारी का स्तर लोगों का बढ़ाते हैं, लोगों को हर एक विषय पर सक्रिय करते हैं और हर एक विषय पर उनका अभिमत हो और उस अभिमत में पूरे जनता में उसकी एक जागृति बने और एक जागरूक समाज जो होता है, जब वो अपने समाज को परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इसलिए जिन्हें वास्तव में लोकतंत्र मजबूत करना है, जिन्हें वास्तव में अपने राष्ट्र को आगे जाना है, उनके लिए ये हमें केवल हमारे पास जो प्रश्न आए उनको हम लोगों ने रिलीफ दिया, यहां तक हमारा काम नहीं है। वो एक काम है हमारा कि हमने जो तात्कालिक समस्या आई उसका हमने समाधान करने का अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास किया और अधिकतम मामलों में हम लोगों ने उनको समाधान दिया। परंतु ये अपने कार्य का एक भाग हुआ। दूसरा भाग क्या है कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो बातें हो रही है, इसका महत्व का कारण है कि लोगों में जागृति की कमी। और जब लोगों में जागृति की कमी होती है तो उसका लाभ, गलत तरीके से लाभ, अच्छे लोग तो अच्छे तरीके से इस चीज को बदलने का, परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अन्य लोग इस परिस्थिति का लाभ भी ले सकते हैं। और इसीलिए केवल लोगों की कंप्लेंट्स का निराकरण करना अपना काम नहीं है, तो लोकमत का जागरण, लोकमत का परिष्कार, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए अपना समाज क्या है, अपना राष्ट्र क्या है, हमारे जीवन में अपना समाज, ये कोई सरकार की कृपा पर समाज नहीं चलता है। समाज महत्वपूर्ण है, समाज की इच्छा पर सरकारें चलती है, व्यवस्थाएं चलती है, प्रशासन चलता है, व्यापार चलता है। और इसलिए लोग कैसा जीना चाहते हैं, लोग किस तरीके से अपनी सभ्यता को आगे ले जाना चाहते हैं, किस संस्कृति के अनुसार लोग जीना चाहते हैं, इस पर लोगों की क्या इच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब परिस्थिति विपरीत होती है तो कुछ समय के बाद लोग समझौता कर लेते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, क्या हो सकता, तो जैसा है वैसा जीते रहो, इसी में रास्ता करते रहो, ज्यादा हर विषय में झंझट मत करो, चलते रहो। ये मानसिकता भी समाज की बनती है कभी कभी। तो महत्व का विषय ये हो जाता है कि इस मानसिकता को तोड़ना, इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकालना कि भाई आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट करने पर आपको न्याय मिल सकता है। आप अगर किसी को ये बताएंगे तो आप दूसरे को न्याय दिलवा भी सकते हैं और धीरे धीरे एक न्यायपूर्ण वातावरण हम समाज में उत्पन्न कर सकते हैं, उसके प्रति एक विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये विश्वास उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपना। और इसलिए इन सब विषयों के बारे में एक लोकमत जागरण होना, लोगों के अंदर एक विश्वास उत्पन्न होना, लोगों के अंदर एक स्पष्टता होना, अपने कर्तव्य का बोध होना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके लिए हमारी सक्रियता इस दिशा में भी होनी चाहिए। और इसलिए जब भी हम कोई विषय लेते हैं, आज हमारे पास, हम जिस दौर में चल रहे हैं, बहुत सारे माध्यम हमारे पास उपलब्ध है। और इसीलिए हम सब जब ग्राम पंचायत के जो कार्यकर्ता है उनको केवल एक जो विषय हमारे पास कंप्लेंट के रूप में आता है उसका दायरा व्यापक करने की जरूरत है कि अगर कोई हमारे पास किसी वस्तु के बारे में, रेट के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में कोई समझौता हुआ है, कोई अन्याय हुआ है, कोई शोषण हुआ, कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वो मुद्दा हमारे पास आ गया। लेकिन वो मुद्दा केवल अकेला हम लोग देखने से नहीं होगा, तो हमें उसके बारे में समाज में जागृति कैसे कर सकते हैं, ये मुद्दा है। और इसके लिए हमें प्रचार तंत्र का उपयोग करना है। इसलिए हमारा प्रचार तंत्र ग्राहक पंचायत का प्रचार करने के लिए नहीं है, वो अपने आप ही होगा। इसलिए केवल ग्राहक पंचायत का लोगो डालना, ग्राहक पंचायत के कार्यक्रम के फोटो डालना, इसके लिए ये व्यवस्था नहीं है, वो अपने आप ही होगा।
अगर आप कार्य करेंगे और कार्यक्रम होंगे तो वो अपने आप बातें आगे बढ़ती जाएगी। मुद्दा यह है कि ग्राहक पंचायत का जो चिंतन है, वो चिंतन क्या है? वो राष्ट्र के बारे में चिंतन है, वो न्याय की अपनी कल्पना के बारे में चिंतन है, लोगों के कर्तव्य के बारे में चिंतन है। आर्थिक शुचिता जो है, आर्थिक शुचिता जो धर्म के आधार हो, अर्थ तो होना चाहिए परंतु वो व्यवस्था धर्म के आधार पर होनी चाहिए। उसमें जो धर्म की स्थापना करनी है, मतलब तो वो धर्म की स्थापना मतलब व्यापार भी करो लेकिन प्रामाणिकता से करो। ये जो धर्म है उसमें इस धर्म के अभाव में ही शोषण होता है, और इसलिए धर्म जो है उसकी जागृति अगर समाज में आएगी तो ये बात होगी। और इसीलिए केवल उस मुद्दे का नहीं तो हमारे पूरा जो प्रचार तंत्र हमारे पास है, आज हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार के विषयों को व्यक्त किया जा सकता है, वो सारे माध्यमों का उपयोग इसके लिए करना है। और अगर हम एक घटना होती है, वो घटना एक न्यूज होती है। उदाहरण के तौर पर एक जगह किसी एक सामान में कोई बात गड़बड़ हो गई और एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया, परंतु जब वो एक न्यूज होती है उसका उतना असर नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये उस व्यक्ति का और उस कंपनी का झगड़ा है। जब तक ये लगता है, जब तक जैसे हमारा कोई कार्यकर्ता है, और जैसे मुझे याद है कि पहले केरल में ऐसा होता था कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई और लोगों को लगता था कि ये संघ के लोगों का, बीजेपी लोगों का कम्युनिस्टों के साथ झगड़ा चल रहा है। उसको राजनीतिक रूप से वही दायरे तक समझते थे, लेकिन जब एक पूरा उसके पीछे के षड्यंत्र क्या है, उसके पीछे की दृष्टि क्या है, ये जो आक्रमण हो रहा है, ये आक्रमण किसी संघ के कार्यकर्ता का या बीजेपी कार्यकर्ता का झगड़ा नहीं है, ये राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारी शांतिपूर्ण जीवन, हमारी जो एक सभी लोग मिलकर रहना, धर्म की और ये एक दूसरे के संप्रदाय के झगड़े के रूप में इसको एक राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। ये आक्रमण एक कार्यकर्ता पर नहीं, पूरे समाज पर है। इसकी जब जागृति हुई तब लोगों के ध्यान में आया और तब इस पर बात, इसमें कुछ न कुछ नियंत्रण आया। जब तक लोगों को ये लगता है कि ये उस व्यक्ति का, एक ग्राहक का और उस कंपनी का झगड़ा चल रहा है, तब तक वो उसका दबाव नहीं बनता, उसमें सुधार नहीं होता। किसी एक आध केस में आप उनको रिलीफ दे भी देंगे, लेकिन अन्याय की प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसीलिए जब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसी कई सारे केसेस को अपने पास जमा करते हैं, कहां कहां ऐसी घटनाएं हुई, कब कब हुई, पिछले 4, 10, 15 वर्षों में कब हुई, और उनको हम उसके साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, तो फिर ये विषय विमर्श बन जाता है, एक नैरेटिव बन जाता है, एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई ये एक बार नहीं हुआ, ये समाचार नहीं है, ये किसी के साथ भी होता रहता है, आए दिन होता रहता है, ये इस प्रक्रिया से लगातार होता है। और फिर लोगों के अंदर में वो एक गुस्सा आता है, लोगों के अंदर एक जागृति आती है, और फिर केवल उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, उस व्यवस्था में जो अपेक्षित परिवर्तन है वो होता है। और इसीलिए हमें केवल उस बात पे अगर हम फोकस रखेंगे तो हम शायद, जैसे होता है ना कि रात भर आपने कितने भी मच्छर मारे तब भी मच्छर तो समाप्त नहीं होते। इसलिए हमें व्यापक रूप में उसके मूल कारण में और उसके व्यापक जो घटनाएं हो रही उसमें जाना पड़ेगा। और इसीलिए अपना ऐसा एक तंत्र, अध्ययन का तंत्र, होने वाली घटनाओं को सिस्टमेटिकली अपने पास एक साथ रखना, उनको आगे के समय में उनको जोड़कर उसका उपयोग करना, इसके लिए हमारी भी कुशलता, हमारा भी अभ्यास हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा मूल बातों का अध्ययन भी होना पड़ेगा। अगर हम केवल उसी बात को बोलेंगे तो शायद उतना प्रभाव समाज पर नहीं होगा। हर समय हमारे पास उसी प्रकार की समस्याएं बार बार आती रहेगी, एक बार आई, 2 बार आई, 50 बार वही समस्या आएगी, उसमें मूल रूप में कुछ सुधार ही नहीं होगा। और इसलिए
ये जितने सारे माध्यम है उनका हमें उस तरीके से उपयोग करना है कि जिसके कारण हम लोकमत का जागरण कर सके, लोगों के अंदर वो भाव हम लोग ला सके। इस दृष्टि से हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और इसलिए उस प्रकार से हमारे पास सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, उस प्रकार से हमें स्वयं भी अध्ययन करना पड़ेगा, विषय की मूल बात को बोलना समझना पड़ेगा। केवल अन्याय के बारे में बोलने से नहीं होगा, तो हमें उसके बारे में वो बात भी समाज के सामने लानी पड़ेगी कि इसका हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये हो रहा है, किन व्यवस्थाओं के कारण हो रहा है, कि उसके मूल में कौन सी विचारधाराएं हैं जिसके कारण ये हो रहा है, कौन से ऐसे स्वार्थ है या स्वार्थी लोग हैं जिनके कारण ये हो रहा है। ये मूल बातें हमें लोगों के अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो ये लगेगा कि ग्राहक पंचायत एक जैसे यूनियन है, संगठन है और उनको कुछ अपना आगे बढ़ाना है, इसलिए वो लोग रोज नया झगड़ा करते रहते हैं, रोज नया आरटीआई डालते रहते हैं, रोज नया कंप्लेंट ट्रिब्यूनल में या ग्राहक के ट्रिब्यूनल में फाइल करते रहते हैं। इनका ये रोज का काम है। तो इस तरीके से अगर होगा तो आप समाज में एक आइसोलेटेड एंटिटी बन जाएंगे। लोग आपको अपनी कोई कंप्लेंट आ गई तो कंप्लेंट के समाधान के एजेंसी के रूप में देखेंगे। हम वो एजेंसी नहीं, हम तो संघ विचार से चलने वाले, समाज जागरण करते हुए, समाज को तैयार करते हुए, राष्ट्र के निर्माण पुनर्निर्माण के लिए पूरे समाज को तैयार करने के लिए हमारे संगठन का गठन हुआ है। इसके लिए हमने माध्यम के रूप में अपना ये ग्राहक का विषय लिया हुआ है और इसलिए वो दृष्टि हमारे अगर हमारे सामने रहती है तो फिर हम, अन्यथा क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, हम समाचार देते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो उसमें ये बातें नहीं आती, वो कार्यक्रम तक सीमित रहती है या जो मुद्दा था उसी तक सीमित हो जाती है, व्यक्तियों के नाम और संगठन के नाम तक सीमित हो जाती है। और इसलिए उसको जब तक हम लोग उस मूल बात से नहीं जोड़ते, उस तंत्र को नहीं जोड़ते, उसकी रिपीटेटिव वैल्यू जो है कि कितनी बार हुआ उसका संदर्भ नहीं देते, तब तक ये बात समाज में ये लगना चाहिए कि भाई उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम सबको मिलकर इसके लिए कुछ करना है। तो ये जो लोकमत तैयार करना है, ये मुझे लगता है हमारा मुख्य टारगेट होना चाहिए। ये मुख्य टारगेट रखकर जब हम प्रचार का तंत्र का उपयोग करेंगे तो हम प्रचार के अपना प्रचार नहीं करेंगे स्वयं का, न अपने केवल संगठन का प्रचार करने में हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, तो व्यापक रूप में लोक जागरण के लिए हमारी दृष्टि रहेगी। और ये मुझे लगता है कि सबसे एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आजकल का जितना भी प्रचार तंत्र है तो चलता रहता है, मतलब हर एक, क्योंकि उसका सोशल मीडिया का तो गठन ही उस प्रकार का है, तो हम भी उस चक्कर में आ सकते हैं। और ये जो हमारा एक्टिविज्म है, और इसलिए समाज में केवल हम ग्राहक पंचायत के लोग बोल रहे हैं, पदाधिकारी, इससे लोकमत तैयार नहीं होता। इसलिए हम लोगों को ग्राहक पंचायत के अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज जीवन में जो ऐसे लोग हैं जिनका समाज पर प्रभाव है और जो अगर इस विषय पर बोलेंगे, अगर वो इस विषय में पहल करेंगे तो समाज पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए अगर समाज के विविध प्रकार के लोगों के द्वारा हम जो व्यक्त करना चाहते हो उनके द्वारा भी व्यक्त हो, उनके द्वारा व्यक्त हो, हम उसके समर्थन में रहे तो वो अधिक अच्छा होगा। इसलिए हमें समाज के ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो विषय को जानते हैं, जो संस्कार को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं, न्याय को जानते हैं, कानून को जानते हैं, पुरानी केसेस को जानते हैं, दुनिया भर का जानते हैं, समाज में जमीन पर काम कर रहे हैं, कोई सेवा काम कर रहे हैं, कोई जनजाति में काम कर रहे हैं, कोई गाँव में काम कर रहे हैं, कोई स्लम्स में काम कर रहे हैं, सामान्य लोगों की जो पीड़ा होती है उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे वकील है कि जो इस तरीके के केसेस लेते हैं। तो ऐसे समाज में कोई ऐसे शिक्षक है जो इस तरीके से लोगों को समझाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को समाज के हमें साथ में जोड़कर हम जब कोई भी मुद्दा लेते हैं तो उनका अगर हम लोग साथ में लेते हैं, उनके द्वारा अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए उनको भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये दृश्य बनता है कि केवल ग्राहक पंचायत नहीं, पूरा समाज भी इस विषयों पर अपनी बात को रखना चाहता है। ये दृश्य बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा, उनको बात समझानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे लोगों को अपना आर्गुमेंट समझाना पड़ेगा,
समय पर उनसे संपर्क करना पड़ेगा। और ये जब दृश्य हम बनाते तो आपको ध्यान में आएगा कि धीरे धीरे अब जो बात आप कह रहे हैं वो केवल ग्राहक पंचायत नहीं कह रहा है, तो समाज कह रहा है, समाज में बहुत सारी संस्थाएं कह रही है, समाज में धीरे धीरे आपको सरकारी अधिकारी भी ऐसे मिलेंगे, कोर्ट, लॉयर, सिस्टम, ट्रिब्यूनल, उसमें भी लोग मिलेंगे। तो एक लेंगे तो वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग लेने से ये समस्याएं आती है। और इसलिए सामूहिक रूप में अपने प्रांत का जो भी चिंतन होगा, जिस तरीके से हमारी दिशा होगी, उस दिशा को जब हम सारे लोग उस तंत्र में एक दिशा में लेके जाते हैं तो उसका वातावरण बनता है। अगर हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अभी देखिए कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अभी माध्यम विकसित हो रहे, नए नए प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया, अभी अलग अलग प्रकार से डिजिटल मीडिया, पॉडकास्ट, बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे लोग रोज बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और पढ़े लिखे भी लोग भी मतलब अन्याय के शिकार होते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल में कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो, कोई भी कुछ ले लो, उसमें इतने सारे नियम लिखे रहते हैं, कोई पढ़ता नहीं है और हम लोग उसमें साइन कर देते हैं। और ये हर एक सॉफ्टवेयर के साथ होता है, हर एक हम एप्लीकेशंस के साथ होता है, जितनी भी हम नई सुविधाएं आती है उसके साथ होता है, कहीं भी आप अपना डाटा देते हैं वहां उसके साथ होता है। तो ये लगातार हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर लोगों में आजकल विषय चल रहा है कि अब एआई भी आ गया, तो जितने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो हमारे डाटा को ग्राहक को बिना मतलब इतना बड़ा फाइल दे देते हैं कि हम लोगों को लगता है कि क्या करें, तो कौन पढ़ता है, सभी लोग आप सहमत है, पहले ब्लू टिक करो, साइन करो, आगे बढ़ो। तो ये हम इसके माध्यम से हम कितनी सारी जानकारी शेयर करते हैं। अब जितने भी मॉड्यूल बन रहे हैं वो उस पर करोड़ों रुपयों का बिजनेस ही हमारे डाटा पर हो रहा है। और इसलिए अब दुनिया भर में चर्चा शुरू हुई है कि इस डाटा को क्या करें। तो मुझे लगता है कि अब देखिए, और ये डाटा का उपयोग कमर्शियली होता है, हमारे सांस्कृतिक मामलों को बिगाड़ने में होता है, आपस में हमारे विवाद उत्पन्न करने में होता है, यहां तक कि हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव में भी इस डाटा का उपयोग किया जाता है। और केवल हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी तत्व है वो करते हैं, विभाजनकारी तत्व करते हैं, बाहरी शक्तियां भी करती हैं। और इसलिए ये जो हमारे इस संदर्भ में भी मुझे लगता है कि विशेष रूप से जैसे वस्तुओं के बारे में हम लोग कर रहे हैं, वैसे ये वर्चुअल है, मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया, ये भी एक ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है कि जिसमें बहुत सारे अनजाने में ही बहुत सारी जानकारियां हमसे ऐसी ली जा रही है और जो हमें कंपल्शन किया जा रहा है इस संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत लोगों के मन में है, परंतु इस पर कोई पहल जिस तरीके से होनी चाहिए नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर आप लोगों को भी पहल करनी चाहिए और अच्छे से की जा सकती है। इस संदर्भ में मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने बहुत सारे ऐसे अपने विचार के संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो प्रचार विभाग चलता है, विश्व संवाद केंद्र चलता है, और उसके माध्यम से जो सारी व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का भी आप उपयोग कर सकते हैं समय समय पर आपको जहां भी जरूरत हो। साथ ही हमारे जितने विविध संगठन है वो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, कोई शिक्षा में काम कर रहा है, कोई आर्थिक क्षेत्र में कर रहा है, कोई मजदूरों में कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो सेक्शंस है, किसानों में, मजदूरों में, विद्यार्थियों में, टीचर्स में, महिलाओं में, अलग अलग तरीके से अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग में, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में, जनजाति वर्ग में, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के रोज लोगों के हित के लिए काम करने वाले, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करने वाले ऐसे बहुत सारे अपने ही संघ विचार के संगठन चलते हैं। उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे विषय लगातार उठाए जाते हैं। मुझे लगता है कि किसी न किसी स्तर पर ऐसे विषयों में जब भी कोई ऐसा संबंध आता है
तो उनसे भी हम लोग किसी ना किसी स्तर का समन्वय कर सकते हैं। इसमें अपना प्रचार विभाग का जो विश्व संवाद केंद्र है उसके माध्यम से आप इस समन्वय को बना भी सकते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक व्यापक रूप में विचार करते हुए आगे बढ़ने का ये समय है। धीरे धीरे हमारे सारे संगठन की तरफ समाज की दृष्टि आई है। जब अपने ये सारे कार्य प्रारंभ हुए, वास्तव में संघ भी जब प्रारंभ हुआ, तो वो सब हम उस दौर से गए हैं, अपने सारे संगठन की उपेक्षा के दौर से भी गए, कि जब लोगों को लगता था कि ये संगठन तो छोटा सा है, क्या करेगा। फिर एक दौर वो भी आया अपने संगठनों के साथ कि जैसे हमारी सक्रियता बढ़ गई तो उसको एक प्रतिस्पर्धी मानकर उसका विरोध भी बहुत हुआ। संघ पर तो पाबंदियां भी लगाई गई और उसके पश्चात सतत रूप से हम कार्य करते रहे हर परिस्थिति में। परिणाम स्वरूप समाज में आज अपने विचार के अनुकूल चलने वाले लोगों का भी एक बहुत बड़ा दायरा है और प्रशंसा भी प्रारंभ हुई। पहले उपेक्षा हुई, विरोध हुई, प्रशंसा बढ़ती चली गई, मात्रा बढ़ती चली गई। ये सारे लोग पहले से ही थे, लेकिन परसेंटेज में उपेक्षा करने वाले ज्यादा थे, फिर विरोध करने वाले ज्यादा हो गए, अब प्रशंसा करने वाले ज्यादा हो गए। और अब जब संघ के 100 वर्ष हो रहे तो समाज में एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें समाज के लोग केवल दर्शक नहीं, प्रशंसक नहीं, तो प्रत्यक्ष सहभागी होकर समाज जीवन के अनेक अच्छे काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं और वो सहभागी होना चाहते हैं। तो अब दर्शक या प्रशंसक से आगे बढ़कर सहभागिता के दौर में हमारा संगठन पहुंचा है और समाज जीवन के जितने भी विषय उनके सामने आ रहे हैं उन सब विषयों में वो सहभागी होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ग्राहक पंचायत के सामने भी ये विषय है कि समाज की बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग समाज में अच्छे काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं। तो ये समय है कि इस समय अपने लोक जागरण के माध्यम से प्रचार माध्यमों का हम उपयोग करें और लोक जागरण के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ें। बहुत सारे लोगों को जोड़कर हम केवल वस्तुओं का नहीं तो उसके आगे हर तरह से, मतलब हमें अधिकार है कि भाई हमें अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट हमें कोई स्थान के बारे में बता रहा है कि भाई आप यहाँ पर बुकिंग करके ये ट्रैवलिंग कंपनी के द्वारा यहाँ पर जा सकते हैं, तो भाई हमें क्या, आप केवल दिल्ली में, आप हमें केवल दिल्ली में आप बता रहे हैं हम लोगों को, केवल आप मतलब चार मीनारी क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हैदराबाद में, या वहां पर आप हम लोगों को बता रहे कुतुब मीनारी क्यों बता रहे हैं। भाई हमें अधिकार है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के धार्मिक क्षेत्र है उनके बारे में हमें जानकारी देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, लगने में छोटी लगती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम इनकी लिस्ट ऐसे अपने काम करने वाले संगठन से लेते हैं और फिर इस पर हम अपनी अभियान शुरू करते हैं, ये बात बंगाल में भी लागू होती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पर हम लोग पहल कर सकते हैं और इस पर आप देखेंगे कि बहुत सारे समाज के लोगों का समर्थन निकल के आएगा। धीरे धीरे ये केवल आपकी बैठकों और कार्यक्रमों प्रस्तावों के विषय नहीं रहेंगे, ये पूरे समाज के विषय बनेंगे और महत्वपूर्ण विषय बनेंगे, जिससे और आप इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, जो व्यापक हमारा उद्देश्य है, उस दृष्टि से इसका उपयोग होगा। और इसलिए ये प्रचार का तंत्र कोई अलग आइसोलेशन में कोई काम करने वाली अलग व्यवस्था नहीं है, ये हमारी एक मानसिकता है। अगर हम उस तरीके से एक व्यापक लोक जागरण का लक्ष्य हमारे सामने रखते हैं और उस लक्ष्य को सामने रखकर अपनी एक व्यवस्थाओं का तंत्र का उपयोग करते हैं, संगठन की क्षमता का उपयोग करते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक समाज में ऐसा वातावरण बना सकते हैं, लोकमत बना सकते हैं, लोगों का समर्थन जुटा सकते हैं। और इस दृष्टि से मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि अभी तक जो पश्चिम के विचारों के अनुसार बाइनरीज में ही बातें चलती रही कि भाई कोई शोषक है, कोई शोषित है, कोई ग्राहक है, कोई शोषण करने वाला है,
तो ये कोई हीरो है, कोई विलन है, मतलब इस तरीके से ही पूरी स्टोरीज को मतलब चलाने का एक प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि हम जिस विचार से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक हिंदुत्व का विचार, भारतीय चिंतन का विचार जो है हमारा, वो एक समग्रता का विचार है। हम ऐसे टुकड़े टुकड़े भी देखते तो हम सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी है, क्योंकि कोई अलग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक जगह ग्राहक है तो एक जगह वो व्यवस्था दे भी रहा है, सेवाएं दे भी रहा है, और इसलिए हम समाज को दो भाग में कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए वो सोचना ही गलत होगा। इसलिए पूरे समाज को ही इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को परस्पर पूरक, एक दूसरे के अधिकारों की चिंता करें, अपने कर्तव्य समझे कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। ये जो भारतीय मूल चिंतन का जो मूल आधार है, उसको स्थापित करने के लिए हम लोगों को लोक जागरण करना है, और उसकी स्थापना से ही हम वास्तव में अपना जो उद्देश्य है कि एक धर्म के आधार पर ऐसी एक आर्थिक जगत की व्यवस्था को उत्पन्न करना, समाज जीवन की जो भी व्यवस्था है उसको उत्पन्न करना, ये कार्य हम लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस दृष्टि से आप सभी लोग संकल्प करें और इस कार्य में आपको सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना। भारत माता की जय।